वेलकम सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मजूमदार सर की क्लास में। वेलकम मजूमदार सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपको पिछले वीडियो के लिए बधाई देना चाहती हूँ। आपका जो अनुमान था वो बिल्कुल सही रहा कि नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को लॉकडाउन पीरियड में 100% सैलरी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और जो आपने सजेशन दिए थे उसी द्वारा गवर्नमेंट ने भी राहत प्रदान की है। थैंक यू। तो सर, जिस तरीके से पिछले बार हम लोग सैलरी की घोषणा को लेकर अपने डाउट लेकर आपके पास आए थे, उसी तरह इस बार पिछले ही कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ के एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है। उसको लेकर हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है कि असल में हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। तो आपका उस पर क्या राय है? देखो, क्या मिला क्या नहीं मिला, कौन क्या बोल रहा है कि कुछ मिला नहीं, ये सब पॉलिटिक्स में तुम लोग को जाना नहीं चाहिए। तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग को तुम्हारे से रिलेटेड क्या मिला है या तुम्हारे जानकारी के लिए क्या जानना चाहते हो, ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस पैकेज की घोषणा करने की गवर्नमेंट को जरूरत ही क्या पड़ी? हाँ, ये अच्छी बात है। देखो, ये समझने के लिए प्री कोविड का सिचुएशन क्या था भारत की, ये जानना जरूरी है कि पिछला क्या था, तो उसके बेसिस में कुछ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो हम पहले देखेंगे भारत की स्थिति प्री कोविड कैसा था। हम जो बता रहे थे ना कि ये समझने से पहले एक बार आजू बाजू का मेरा नेबरिंग कंट्री के साथ में हम कहाँ है ये थोड़ा देख लेना चाहिए। तो ये देखो, वेल्थ गिनी इंडेक्स, इसमें ऐसा है कि इंडिया 83% है। और ये क्या है, पहले थोड़ा बता देता हूँ कि अगर जीरो होता है तो देयर इज नो इनकम इनपैरिटीज बिटवीन, गरीब लोग और अमीर में फर्क ही नहीं है, सब लोग बराबर है उस देश में। और अगर 100 होता है, इसका मतलब बहुत ही डेस्परेट इम्पेरिटीज है कि बहुत ही खराब है, सब गरीब है, एक आध आदमी खाली अमीर है। तो इसमें 20% का गिनी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है और 80% का ऊपर का गिनी इंडेक्स को फिर खराब माना जाता है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, इनकम का इम्पेरिटीज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2018 का रिपोर्ट है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया देखो गिनी इंडेक्स 83 है, जो कि बांग्लादेश से भी खराब है, नेपाल से भी खराब है, सबसे खराब है। देखो, इवन पाकिस्तान से भी हमारा खराब है। सेम हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स देखेंगे, जो और एक सूचक है कि देश का स्थिति आज के डेट में कैसा है, तो इंडिया में 48% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि बांग्लादेश से भी खराब है, नेपाल से भी खराब है। यहाँ हम लगभग पाकिस्तान के बराबर ही कर रहे हैं। बाकी सभी कंट्री से हम देखेंगे तो आजू बाजू से हमारा ठीक नहीं। सिमिलरली अगर डेली इनकम यूएस डॉलर में देखेंगे एक फैमिली का, तो उसमें हमको दिख रहा है इंडिया का 2.90 यूएस डॉलर है, जो कि लगभग 220 रुपए के आसपास होगा। तो उसमें बांग्लादेश हमारा बराबरी में है, नेपाल हमसे बहुत आगे है, और चाइना छोड़ दो, पाकिस्तान भी हमसे बहुत आगे है, श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। पॉवर्टी का रेट देखोगे, इंडिया में 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। बांग्लादेश हमसे अच्छा है, नेपाल हमसे अच्छा है, चाइना, इंडोनेशिया सभी हमसे आगे है। तो इसमें हम अगर जब हम कोई नीति बनाते हैं ना, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तब हम देखते हैं कि अगर ये स्थिति है तो हमको क्या करना चाहिए। ये स्थिति में हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो बढ़ाना है, डेली इनकम बहुत कम है तो बढ़ाना है, पॉवर्टी का रेट बहुत कम है तो इसको ऊपर ले जाना है। इसके चलते एक बड़ा कुछ करना पड़ेगा, ताकि हम आजू बाजू का देश से तो कम से कम आगे अच्छा निकले। हम बड़ा वेस्टर्न कंट्री के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, आजू बाजू से हम अच्छा हो जाए और धीरे धीरे हम यूएसए यूके से भी अच्छा हो जाए, ऐसा उपाय करना पड़ेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इतनी बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
तो सर प्री कोविड जो स्थिति थी वो हमने अभी आपसे देखी और समझी, तो लेकिन अभी कोविड के समय इस पैकेज को लाने की क्या जरूरत थी? देखो क्या हुआ है, प्री कोविड देखे ऑलरेडी स्थिति क्या था। कोविड आने के बाद में जो लॉकडाउन हुई ना, ये लॉकडाउन जो 1.5-2 महीना लंबा जो फैक्ट्री बंद रहे, सब बंद हो गया, तो इसमें आर्थिक स्थिति देश का और खराब हो गई। तो क्या हुआ, इसमें कई सारे कंपनी बंद हुए, छोटे सभी चीज बंद हो गए। तो जब ऐसा होता है, सब बंद हो जाता है, तो क्या होता है, लोगों का इनकम लॉस हो जाता है, इनकम समाप्त हो जाता है। तो जब इनकम समाप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, कम पैसा जब मिलने लगा तो हमारा क्या होता है, हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। मैं जितना कंज्यूम करता हूँ वो थोड़ा कंजम्पशन कम करने लगता है कि पैसा नहीं है, सब बंद चल रहा है, ना जाने क्या होगा। तो जब कंजम्पशन कम हो जाता है, इसका मतलब डिमांड कम हो रहा है कोई चीज का, क्योंकि हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो डिमांड जब कम हो जाता है तब स्थिति ऐसा आ जाता है कि सप्लाई अगर बढ़ा भी है तो डिमांड नहीं है, तो इकोनॉमिक पूरा स्थिति डामाडोल हो जाता है, अटक जाता है। तो कोविड ये जो लॉकडाउन हुआ ना, इसके चलते लोगों की नौकरी गई, इसके चलते कंपनियां बंद हो गए। तो जब ऐसा स्थिति आया, अब क्या करना चाहिए, डिमांड जब तक वापस नहीं आता है तब तक फिर इकोनॉमी बराबर जगह में आएगा नहीं। तो फिर से इकोनॉमी को पटरी में लाने के लिए तो डिमांड को पैदा करना पड़ेगा, फिर से लोगों को नौकरी में लगाना पड़ेगा, फिर से इनकम जनरेट करना पड़ेगा, और फिर से आपका परचेजिंग पावर को वापस लाना पड़ेगा। तो इसके चलते इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये आत्मनिर्भर भारत ये वाला स्कीम का घोषणा किया है। अब कंप्लीट इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है पैकेज की हमको। तो सर अब हमें ये बताइए कि हम स्टूडेंट्स के लिए इस पैकेज में क्या रखा हुआ है, या हमें क्या सीखने को मिलेगा? देखो, तुमको ये सोचना होगा कि पास करने के बाद में तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि पैकेज में बहुत सारे कुछ है। तुम अगर बताओगे कि हम पास करने के बाद ये करना चाहते हैं, तो कोई एक जगह में फोकस करके मैं तुमको समझा सकता हूँ, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए में बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ। सर हम में से तो कुछ स्टूडेंट्स या तो किसी न किसी उद्योग में काम करेंगे, या तो कोई अपने खुद के उद्योग शुरू करेंगे। अच्छा, तो फिर देखो, काम करोगे तो कोई इंडस्ट्री में काम करोगे या उद्योग शुरू करोगे, तो इससे रिलेटेड जो घोषणा हुआ है फिर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये एमएसएमई जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये एंटरप्राइजेस जितना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन का बंदोबस्त किया है। तो तुम लोग को इसके ऊपर ध्यान रख के काम करना चाहिए कि फिर इसमें क्या है। सर क्योंकि ये बात आपने जो शुरू की है वो कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड मुझे दिख रही है, तो आप ही के स्टूडेंट एक हैं जो वैभव, वो आए हुए हैं जिनको इंडस्ट्री का अभी थोड़ा हाँ, अभी नौकरी लगा है जो इसका। तो वो अब आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो आपसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। थैंक यू अपेक्षा। सर मैं मीडियम स्केल कंपनी में काम करता हूँ और अभी बिजनेस एक्सीलेंस ज्वाइन किया। सर अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ये पैकेज को लेकर एमएससी को क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? देखो, इसमें एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये सब मिला के एक एमएसएमई बोलते हैं। तो इसको सरकार ने 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन दिया है। कोलैटरल फ्री मतलब जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी या कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ये कोलैटरल फ्री लोन का घोषणा किया है। ओके, लेकिन सर लोग तो बोल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में से खाली 1.5 लाख करोड़ ही
लोगों को मिला है, लेकिन आपके अनुसार आप बोल रहे हैं कि 4.5 लाख करोड़ खाली एमएसएमई को अलॉट किया गया है। हाँ, लगभग 3.7 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया है। 3 लाख करोड़ क्या है, कोलेटरल फ्री लोन दिया है, और 70,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूशन और सबऑर्डिनेट डेट के तहत दिया है। तो लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपया का वो दिया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा कि लोग बोल रहे हैं सिर्फ एक्चुअल में 1.5 लाख करोड़ ही दिया है, हाँ। तो देखो ये समझना पड़ेगा, तुम लोग स्टूडेंट हो, है ना, तुम लोग को समझना पड़ेगा ये जो पैकेज है ना, ये पैकेज एक इकोनॉमिकल पैकेज है। ये पैकेज कोई राहत पैकेज नहीं है। ओके। तो राहत पैकेज में क्या होता है कि राहत डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुंचता है, ओके। चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुड्स हो। ओके। वो राहत पैकेज में राहत डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मेरे अकाउंट में या डायरेक्ट तुम्हारे फिजिकली मेरे हाथ में फिजिकली तुम्हारे पास जाता है। यस। तो ये वो पैकेज नहीं है कि राहत वाला पैकेज, ओके। ये इकोनॉमिकल पैकेज है। इकोनॉमिकल पैकेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना जेब से 1 रुपया भी देता नहीं है, ओके। लेकिन वो ऐसा कुछ पॉलिसी बनाता है कि जिस पॉलिसी के तहत इकोनॉमिकल एक्टिविटी फिर से एक्टिवेट हो जाए। ओके। तो ये कोई बिजनेस को या इंस्टीट्यूट को ही दिया जाता है। ओके। तो वो क्या करता है, रिवाइवल करने के लिए। ओके। ये जो कोविड के बाद में ये सब बंद हो गए हैं, तो यह स्थिति खराब हो गई। ओके। अभी वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया, ये जो स्थिति खराब हो गई, इसको जब रिवाइव करने की कोशिश करता है तब ये गवर्नमेंट ये देते रहता है। इसमें क्या होता है कि उसका फिर से पूरा तरीके से काम करने का क्षमता बढ़ता है, ओके। और फिर से ये रोजगार पैदा करने लगते हैं, और फिर से इकोनॉमी धीरे धीरे अपना पटरी पे आता है। तो ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी जो ये काम करे वो इकोनॉमिकल पैकेज में आता है। तो ये राहत पैकेज नहीं है। ओके। ये मत बोलो कि 1.5 लाख करोड़ एक्चुअली मिला है। ओके। ओके। तो इसका मतलब इसको लेके एमएसएमई को कुछ फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फायदा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। फायदा हम कैसे लेंगे ये सोचना पड़ेगा कि ये फायदा हम कैसे लेंगे। फायदा नहीं मिलेगा ऐसी नहीं है। क्या है, कोलेटरल फ्री लोन जब देता है तो क्या होता है, हम पहले से सोच लेते हैं कि हम ये पैसा वापस नहीं करेंगे। तो मेरा दिमाग में पहले से आ गया कि हम ये पैसा वापस नहीं करेंगे, कोलेटरल फ्री लोन है, हमको पैसा क्यों वापस करना है। तो उसके चलते क्या होता है, बैंक वाले इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दिस पॉलिसी डिक्लेयर हो गया, बैंक वाले लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक का जो मैनेजर है उसको तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषणा नहीं करना है कि तुम कुछ लोन दिए नहीं, तुम एनपीए घोषित हो गए, बैंक का पैसा पूरा डूब गया। तो ऐसा केस में बैंक पैसा देगा नहीं, क्योंकि उसको डिमांड नहीं है ना मार्केट में। तो आप पैसा दे दिए, तुम कुछ बना लिए, वो बिका नहीं, और फिर क्या होगा, तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। मैं सोचूंगा कि एज एंटरप्रेनर कि भैया तो कोलेटरल फ्री लोन है तो हम वापस नहीं देंगे, नहीं चला, गवर्नमेंट गारंटी लिया है, गवर्नमेंट जाने। तो इस तरीके से ये एक डेंजर मेरे को दिख रहा है कि ये डेंजर हो सकता है कि बैंक लोन नहीं भी दे सकता है। तो सर फिर ये एमएसएमई सेक्टर को ही सरकार ने इतना ज्यादा क्यों फोकस किया है? देखो, एमएसएमई सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई, 6.5 करोड़ एमएसएमई इंडिया में काम करता है, जिसमें माइक्रो वाला 6.4 करोड़ है। ओके। सिर्फ माइक्रो ही 6.4 करोड़ है, मतलब एकदम बेस वाला। तो ये जो एमएसएमई है ये भारत का जीडीपी में करीब 40% अकेला का योगदान देता है। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% एक जगह से ही आना
जीडीपी का। इसके अलावा 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई वाला करता है। ओके। इसके अलावा भारतवर्ष में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का यहाँ हिसाब रहता है कि कितना आदमी है, कितना प्रोडक्शन चल रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना लोग नौकरी में लगे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ये है। ओके। एम्प्लॉयमेंट देता है। और ये सब कंपनी क्या होता है, थोड़ा सिटी से दूर रहते हैं, राइट। थोड़ा रूरल एरिया में Right. रहते हैं, तो रूरल एरिया का लोगों को इसमें नौकरी मिलता है, जो कि रूरल एरिया थोड़ा सा दूसरे एरिया से बैकवर्ड रहता है, करेक्ट। तो उस एरिया का एम्प्लॉयमेंट भी देता है। राइट। इसके अलावा जो बडिंग एंटरप्राइज है, नया एंटरप्रेनर्स है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उसको भी वो भी इसमें आके कुछ काम करता है। ओके। तो इसलिए इतना सब कुछ इकट्ठा इसके थ्रू चलता है करके सरकार ने सोचा कि इस सेक्टर को पहले इकोनॉमिकल बूस्ट देना है, ताकि इतना सारा चीज में काम में आए। ओके। तो फिर एमएससी को क्या करना चाहिए? एमएसएमई को देखो, सबसे पहले एमएसएमई को इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना चाहिए पहले। ओके। तो ये जो सिस्टम है ना, डिमांड नहीं है तो सप्लाई करके क्या होगा, ओके। ये सोच में जाना ही नहीं चाहिए। ओके। पहले सप्लाई ला देना चाहिए, एक को इनोवेटिव प्रोडक्ट पहले सप्लाई ला देना चाहिए, फिर लाके ना वो प्रोडक्ट लाके पहले डिजायर, फिर वांट और फिर डिमांड पैदा करना चाहिए। ओके। मतलब अभी का जो करंट सीन है वो ऐसा है कि पहले नीड जनरेट करो, फिर मतलब नीड है, फिर डिमांड है, फिर सप्लाई होता है। हाँ। फिर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप वांट जनरेट करो, हाँ। मतलब नया इनोवेटिव आइडिया शुरू करके। हाँ। ओके। तो कैसा है ये, कैसा होता है, मैं बता रहा हूँ कि जैसा सोचो, एक उदाहरण है मोबाइल। ओके। मोबाइल सोचो आया होगा 1997, 98 ऐसा कोई ओके। आया होगा। तो 1980 में कोई बोला नहीं था कि मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, करेक्ट। क्योंकि इसका डिमांड नहीं था। बराबर। लेकिन मोबाइल जब आया तो धीरे धीरे लोगों का डिजायर बढ़ा राइट। कि अरे अच्छा है, ये मेरे को लेने का है। राइट। फिर वो वांट में तब्दील हुई ओके। और फिर वो डिमांड हो गया। आज के डेट में कि कितने सारे इंडस्ट्री आ गए हैं छोटे छोटे, और कितना रोजगार जनरेट हो गया उसके अंदर में, और किस तरीके से नीड में कन्वर्ट हो चुका है डिजायर से। ओके। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हमको वापस आना पड़ेगा। हमने देखा हमारे देश में कभी कंप्यूटर आया, कभी फैक्स आया, टेलेक्स आया, टेलीप्रिंटर आए, पेजर आया, मोबाइल आया, ऐसा धीरे धीरे तो ये नया चीज आते गए, और धीरे धीरे इसका डिमांड आते गया और सप्लाई बढ़ते गई, तो लोगों का रोजगार बढ़ते गया। तो ऐसा चीज में धीरे धीरे हम लोगों को चले जाना पड़ेगा। ओके। लेकिन अभी तो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फिर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमारे देश में 135 करोड़ लगभग आदमी है, राइट। है ना। ये जो लॉकडाउन हुआ कोविड के चलते, ओके। इसमें इफेक्टेड कौन हुआ वो सोचना पड़ेगा पहले। हमारे यहाँ पर क्या है, एक हायर इनकम ग्रुप, हायर क्लास है, करेक्ट। एक अपर मिडिल क्लास है, राइट। एक मिडिल क्लास है, राइट। एक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, राइट। ऐसा फिर नीचे थोड़ा पुअर क्लास है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड वाला है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, ऐसा बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पर। ओके। तो ये जो फर्क पड़ा है ना लॉकडाउन में, सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड वाला, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, और डेली आके डेली खाने वाले। राइट। करेक्ट। या तो आज का नौकरी करे और आज ही कमाए, आज ही खाए, या तो कैसा भी 2-3 दिन खाए, राइट। या तो आज कमा के रखे तो मैक्सिमम 7 दिन खा सकते हैं। ओके। तो जनरली ये देखो कि मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और अपर क्लास, जो हाई क्लास है, पैसे वाले लोग हैं, इसमें उतना फर्क नहीं पड़ा है। ओके। तो हमको जो प्रोडक्ट अभी बनाने का है, ये प्रोडक्ट उस क्लास को ध्यान में रख के बनाना है कि हमारा कस्टमर 135 करोड़ नहीं है, हमारा कस्टमर आज
सपोज 35 करोड़ है, ओके, तो 35 करोड़ को टारगेट रख के हम अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो 35 करोड़ का मार्केट लेके बड़े बड़े कंट्री काम कर रहा है। राइट, देखो पूरा अगर यूके देख लोगे, पूरा यूएसए देख लोगे, 35 करोड़ से ज्यादा आदमी का मतलब टारगेट नहीं है राइट, कस्टमर का, राइट, तो 35 करोड़ आदमी भी बहुत होता है। करेक्ट, तो ये 35 करोड़ को टारगेट रख के हमको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लोग खरीदने लगेंगे ना, वैसे ही हमारा नीचे में नौकरी मिलते रहेगा, ओके, फिर दूसरा नया कंपनी आते रहेगा, हम्म, फिर उसके वहां नौकरी मिलेगा। राइट, फिर जो मैं बोल रहा था कि ये डिजायर, फिर वांट, फिर नीड, ये हम अगर नौकरी मिला तो हमारा पास पैसा आने लगे, पैसा आने लगे। इनकम जनरेट हुआ, तो मेरा भी थोड़ा डिजायर होगा कि मैं भी एक खरीदूं। राइट, तो फिर मैं थोड़ा खरीदने जाऊंगा, Right. तो मैं खरीदूंगा, चालू करूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और करेक्ट, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से नया कंपनी आएगा, राइट, या तो कंपनी का एक्सपेंशन होगा, Right. तो फिर से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, Right. और फिर से ये पूरा इकोनॉमी नीचे से लेके Right. पटरी पे आ जाएगा। ये है बेसिक, ओके, ये कारण ये घोषणा के पीछे। ओके सर, थैंक यू सर। आपसे बात करके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए, जो कि हम न्यू जनरेशन को लोगों को पता नहीं है। और एक्चुअली इकोनॉमी हमें बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, बट आपने काफी सिंपल वे से इसे एलोबरेट किया और हमारे जनरेशन को ये लाया। तो अभी का सीन देखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें बहुत ही इनोवेटिव होना पड़ेगा। के साथ आपके जो भी डिस्कशन हुआ उससे मुझे काफ़ी एज ए स्टूडेंट काफ़ी सारा एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव जानने को मिला, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये डिस्कशन। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने को ये मिली कि लोग जो बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक रिलीफ पैकेज है, तो ये इकोनॉमिक पैकेज और रिलीफ पैकेज में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी जानने को मिली। और ये भी पता चला कि हमारे लिए एमएसएमई सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह इस एक सेक्टर से हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना इस पे वर्क करने से हमें फ़ायदा होगा, और ये पूरे पैकेज से एज अ स्टूडेंट हम क्या जानकारी ले सकते हैं और हम इसे किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमको जानने को मिला। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, और फिर से मिलेंगे आपके क्लास में, मजुमदार सर की क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। तो थैंक यू सर। थैंक यू।